हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। इसके बाद में अपन देखते हैं आज क्लोनिंग। ये क्लोनिंग होती क्या है? क्लोनिंग की अपन बात करें, क्लोनिंग होती क्या है? क्लोनिंग ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी सेल को, अगर हम किसी सेल की क्लोनिंग कर रहे हैं तो सेम टू सेम कॉपी बनाना, उस सेल की सेम टू सेम कॉपी बनाना, ठीक है। या किसी जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं तो उस जीन का सेम टू सेम कॉपी बनाना जीन की, ठीक है, जीन की हो गई। और उसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म की अगर हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म की सेम टू सेम कॉपी बनाना, इसको अपन क्या बोल देते हैं? क्लोनिंग नाम दे देते हैं। क्लोनिंग को ऊपर हम अगर डिटेल में देखना चाहें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन और ए जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम एक क्लोन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, या फिर क्लोन कहते हैं या एक जेनेटिकल कॉपी कहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसका अपन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू बाय रिप्लेसिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन अनडिफरेंशिएटेड या एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम। एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम को लेंगे एक मदर से, एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम को निकाल लेंगे एक वुमन से, ठीक है, और उसके बाद उसको ए न्यूक्लिएटेड कर देंगे, मतलब उसका न्यूक्लियस हमने अलग कर दिया। अब न्यूक्लियस जब अलग कर देते हैं उसके बाद उसके अंदर दूसरा न्यूक्लियस हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? क्लोनिंग करनी है। तो जिस सेल की हमें क्लोनिंग करनी है उस सेल का न्यूक्लियस या उस सेल की पूरी बॉडी को ही हम उसके साथ फ्यूज करवा देते हैं। दो मेथड होते हैं यहाँ पर, उन दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं। या तो पूरी की पूरी सेल को ही, दोनों के दोनों सेल को ही फ्यूज करा दो, या फिर न्यूक्लियस ओनली निकाल लो उस सोमेटिक सेल में से जिसका अपन क्लोनिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसमें से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं एंड उसको फिर डाल देते हैं ओवम के अंदर। इस तरह से करते हैं, ठीक है। विद द ओवम विद द न्यूक्लियस ऑफ ए बॉडी सेल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। रिप्लेस कर दिया किसके साथ? एक न्यूक्लियस जो कि बॉडी सेल से लिया गया है, जिसको अपन सोमेटिक सेल भी बोल सकते हैं, जर्म सेल भी बोल सकते हैं। बॉडी से ली गई होगी वो सेल, ठीक है, उस सेल से यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया और उसकी क्लोनिंग हम करवा देते हैं। अब हिस्ट्री की अपन बात करें कि हिस्ट्री जो है क्लोनिंग की वो कैसी रही है, क्या कौन कौन से सन में, कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर अकर हुए हैं, उनकी बात करें अब अगर, तो सबसे पहले जो है 1894 में एक साइंटिस्ट हुए, हैंस ड्रिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्लोन किया था सी अर्चिन को। सी अर्चिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसको इन्होंने क्या किया था? क्लोन किया था बाय आइसोलेटिंग ब्लास्टोमियर्स। एक ब्लास्टोमियर जो है, सी अर्चिन का जब डेवलपमेंट चल रहा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सी अर्चिन का जब डेवलपमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे डेवलपमेंट की एक स्टेज में ब्लास्टोमियर्स को इन्होंने अलग किया, आइसोलेट किया एंड सेपरेट, सी अर्चिन एम्ब्रियो से सेपरेट करके व्हेन इट वाज 2 सेल लार्जर, जब ये 2 सेल लार्जर था, जब इसने मतलब ऐसा था कि जैसे एक सेल होती है पहले जाइगोट, फिर जाइगोट से डिवाइड होकर के 2 सेल बनती है, ठीक है। उन 2 सेल से आगे फिर आगे 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है। बट ये जो है ये फिक्स नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स का स्पेसिफिकेशन जो है एग में ही हो जाए। एग में भी स्पेसिफिकेशन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। बट अगर एग के डेवलपमेंट के दौरान इनका स्पेसिफिकेशन ना हो, इस वाले कंडीशन में जहां पे पहले एग में ही इनका स्पेसिफिकेशन नहीं होता, जबकि बाद में आगे सेल डिवाइड होकर के, सेल आपस में इंटरेक्ट करके, डिवाइड होने वाली जो सेल्स हैं वो सारे इंटरेक्ट करके और फिर अपना स्पेसिफिकेशन या फेट ले रही होती है, तो इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पाया जाता है उनमें जो है शुरुआत के ब्लास्टोमियर स्टेज में अगर हम सेल्स को अलग कर देते हैं शुरुआती स्टेज में, जब मतलब शुरुआत के 1 या 2 डिवीजन जब हुए हैं, मतलब शुरुआत के 1 या 2 नहीं सॉरी 3 या 4 डिवीजन जब तक हुए हैं, तब तक सेल्स अपना फेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करने नहीं लगती। तब तक अगर हम सेल्स को सेपरेट कर देंगे तो हर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, हर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या किया, सी अर्चिन को भी जब ये 2 सेल स्टेज में था, जब इसकी 2 ही सेल बनी थी, जाइगोट सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बना दी, ये 2 सेल जब बनी थी तो इन्होंने दोनों सेल को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, दोनों सेल सेपरेट हो गई। एंड बोथ सेल मैच्योर्ड इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। जब दोनों को अलग अलग कर दिया तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि सेल्स जो है वो अपना फेट डिसाइड नहीं कर चुकी होती है, तो मतलब हर एक सेल से शुरुआती डेवलपमेंट की जो सेल्स हैं हर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो यहाँ पे हमने 2 सेल ली थी, दोनों को सेपरेट किया था, क्या दोनों से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। उसके बाद 1902 में अगला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके अंदर क्या हुआ कि एक जर्मन डॉक्टर थे हैंस स्पेमैन, ठीक है, इन्होंने सैलामेंडर का एक एम्ब्रियो लिया एंड उसके प्रोड्यूस किए थे ट्विंस। सैलामेंडर के एम्ब्रियो से, सैलामेंडर का एम्ब्रियो जो है उसको लेकर के उसकी सेल्स को जैसे इन्होंने सेपरेट किया था वैसे इन्होंने भी सेपरेट किया और सेपरेट करके एक ट्विंस का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके बाद 1958 में स्टेवर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेल्स को ऑब्टेन किया फ्रॉम रूट ऑफ मैच्योर कैरोट। एक कैरेट ले ली, ठीक है, कैरोट ले ली, गाजर ले ली एक, ठीक है, और उसमें से जो है रूट सेल्स को, मैच्योर रूट सेल्स जो है वहां से कुछ सेल्स को सेपरेट कर लिया। अब हमें पता है कि प्लांट की जो सेल्स होती है सारी ही सेल अपने आप में जो है अनडिफरेंशिएट हो सकती है एंड पूरे के पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बस उनको कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, वो फैक्टर्स अगर हम दे दें तो वो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करवा सकती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो रखती हैं, सारी सारी मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रूट सेल्स को लेते हैं तो उससे भी क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल क्लोन को। रूट सेल्स को लिया और रूट सेल्स को लेकर के इसका नॉर्मल क्लोन हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये कब हुआ था? 1958 में स्टेवर्ड ने ये किया था। ठीक है, उसके बाद अगला 1984 में एक डेनिश बायोलॉजिस्ट थे स्टीन विलेडसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक शिप को क्लोन किया, क्लोन्ड शिप यूजिंग द डीएनए फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल में से जो शुरुआती एम्ब्रियोनिक अवस्था थी उसमें से एक सेल ली, उस सेल का डीएनए अलग किया एंड डीएनए को अलग करके उससे एक क्लोन्ड शिप का फॉर्मेशन किया था। किसने? विलेडसन ने। ठीक है, 2 साल बाद 1984 में इन्होंने इसका क्लोन किया शिप का एंड 2 साल बाद जब बाद में इनको जब और किसी ऑर्गेनिज्म को क्लोन करने की जब इनकी जिज्ञासा हुई, जैसे सबसे पहले इन्होंने शिप को क्लोन कर दिया एंड अब आगे चाहते थे कि किसी और को भी क्लोन करके देखा जाए, तो इसको किसको किया फिर क्लोन? एक काऊ को पकड़ा, एक काऊ जो है उसको उसके एक 1 वीक ओल्ड एम्ब्रियो को, 1 वीक ओल्ड एम्ब्रियो जो है उसमें से सेल्स को लिया और सेल्स के डीएनए को अलग करके उससे क्लोन का फॉर्मेशन यहाँ पे किया। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उसमें से सेल्स को ले रहे हैं और सेल्स को लेकर के उनके डीएनए को अपन जो है यहाँ पे क्लोन करवाने के लिए काम में ले रहे हैं या फिर सेल्स से ही ट्विन बनाने का काम कर रहे हैं। बट अब जो है
यहां पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया 1996 में दो साइंटिस्ट हुए, विल्मट एंड कैंपबेल। विल्मट एंड कैंपबेल ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि एक शिप ली और शिप के एडल्ट शिप जो थी उसके अडर से, यानी कि उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स थी वहां से इन्होंने कुछ सेल्स को कलेक्ट किया। उस सेल्स को कलेक्ट करके उनके न्यूक्लियस को अलग करके और उनको एग सेल के साथ फ्यूज करवा दिया। एग सेल के साथ फ्यूज करवा दिया तो अब जो है ये एग सेल क्या बन गई, एक जाइगोट बन गई है। अब जाइगोट जब बन गई है तो अब इसका डेवलपमेंट जब होगा तो एक ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने सेम टू सेम कॉपी, जो कि जिससे सिप से हमने अडर से सेल्स लिए थे उसकी सेम टू सेम कॉपी यहाँ पे तैयार कर दी। उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, जो कि एग जिस मदर से हमने लिए थे उस मदर के एग के जो कैरेक्टर्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स, वो यहाँ पर कुछ शो हुए थे बस। इसके अलावा बाकी के जितने भी न्यूक्लियस के जो कैरेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर कैरेक्टर्स जो हैं, वो सारे के सारे उस शिप के समान थे, उस शिप के इक्विवेलेंट थे जिसका अपन ने अडर से सेल्स निकाली थी। ठीक है, तो इन्होंने इस शिप को यहाँ पे क्लोन कर दिया। अब ये शिप को जब इन्होंने क्लोन किया तो इनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि अब इसको कोई नाम दे देते हैं, क्योंकि ये एक नए मेथड से तैयार की गई क्लोन थी, नए मेथड से तैयार की गई क्लोन थी, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए इन्होंने सोचा। तो उस टाइम पे एक सिंगर हुआ करते थे उसी एरिया में, लोकल एरिया में, जिसका नाम था डोली। ठीक है, तो उस सिंगर के नाम पर, उस फेमस सिंगर के नाम पर इन्होंने उस भेड़ का नाम दे दिया, उस शिप का नाम दे दिया डोली। इस तरह से इस शिप को नाम दिया गया और इस तरह से इसकी क्लोनिंग की प्रोसेस पूरी हुई। ठीक है, इसके बाद आफ्टर विल्मट्स सक्सेस, विल्मट की सक्सेस के बाद a lot of cloned animals were created। बहुत सारे जो और अदर एनिमल्स थे उनकी क्लोनिंग के भी यहाँ पे रास्ते आगे खुल गए। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो विल्मट का क्लोन किया था, विल्मट ने क्लोन किया था शिप का। ठीक है, उसको नाम दे दिया डोली। एंड उसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उनकी भी क्लोनिंग के यहाँ पे रास्ते खुल गए। सबसे पहला जो क्लोन किया गया वो किसका किया गया, एक कैट का 2001 में, उसके बाद रैबिट का 2002 में, एंड उसके बाद डॉग का 2005 में, सबसे लास्ट में किया गया रिसस मंकी, एक रिसस मंकी को क्लोन किया गया 2007 में। इस तरह से कुछ क्लोन भी यहाँ पे तैयार किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें क्लोनिंग के टाइप्स क्या क्या है। क्लोनिंग टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के टाइप क्या क्या है। क्लोनिंग के टाइप यहाँ पे 3 टाइप है। क्या क्या, एक डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग। सबसे पहली बात करें डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग। दूसरा है अपना रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। उसके बाद थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ऐसे 3 टाइप की क्लोनिंग यहाँ पे होती है। किस बेसिस पर की हुई यहाँ पे 3 टाइप की क्लोनिंग। जैसे सबसे पहला अपन किसी अगर डीएनए या जीन को ही कॉपी करवा रहे हैं, उसका ही एक जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी हम तैयार कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग। दूसरा, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डोली भेड़ को किया था हमने। ठीक है, डोली शिप को जैसे हमने क्लोनिंग की थी। अगर इस टाइप की कोई क्लोनिंग होती है जिससे हम नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। एग सेल को काम में लेते हुए हमने ये काम किया है, इसको क्या बोल दिया, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, दूसरा थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी, जैसे मान लो ह्यूमन के लिए करते हैं, ज़्यादातर ह्यूमन के केस में करते हैं हम। तो ह्यूमन के केस में अगर हम देखें कि किसी ह्यूमन की जैसे किडनी खराब हो गई या लीवर खराब हो गया, ठीक है, तो अब लीवर या किडनी के यहाँ पर थेरेपी 2 टाइप से की जा सकती है। या तो कोई डोनर ढूंढो, डोनर ढूंढ करके उसके टिश्यूज को मैच करो, ठीक है, उसके जो एंटीजन हैं उनको मैच करो, और उसके बाद में जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांट की प्रोसेस करवाई जाती है। उसके बाद में भी उसकी सक्सेस रेट बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा दूसरा मेथड क्या काम में ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा मेथड हम ये काम में ले सकते हैं कि एक जिसकी जो सेल है, जिसका जो किडनी है, यहाँ पे किडनी और लीवर जो खराब हो रखे हैं, उस किडनी और लीवर को हम लैब में क्लोनिंग के थ्रू तैयार करवा दें। कैसे,
जैसे उसकी एक सोमेटिक सेल ले लेंगे, उसकी एक सोमेटिक सेल ले करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का कल्चर करवाएंगे हम, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को तैयार करवाएंगे। जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तैयार हो जाएगी तो हमें ध्यान है, हमें पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है वो कैसी होती है, प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। तो प्लूरीपोटेंट नेचर की है तो मतलब ये तीन जितनी भी जर्म ले रहा हमारे तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तीनों से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उन सब का फॉर्मेशन ये करवा देगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सेल्स को लेकर के इनको एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करवाएंगे, वैसे वाला कल्चर मीडिया जो प्रमोट करे लीवर के फॉर्मेशन को या किडनी के फॉर्मेशन को। अगर किडनी खराब है तो किडनी के फॉर्मेशन को, अगर लीवर खराब है तो लीवर के फॉर्मेशन को। ठीक है, फिर उसका लीवर का या किडनी का फॉर्मेशन करवाने के बाद अब हम उस ऑर्गन को उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर थेरेप्यूटिक क्लोनिंग भी करवा सकते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग भी करवा सकते हैं एंड अपना डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग भी करवा सकते हैं। इसके बाद अपन देखें डीएनए या जीन क्लोनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करिए अपन ने डीएनए या जीन क्लोनिंग की। डीएनए और जीन क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस की गई थी कब, सिंस 1970, 1970 के दौरान ये प्रैक्टिस की गई थी जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग। ये जो टर्म है जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग, ये क्या डिस्क्राइब करती है, कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो कि डेराइव हुए हैं फ्रॉम जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड क्लोन्ड रेंडमली इनटू सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर। ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिस्क्राइब करती है ये टर्म जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग। कौन से वाले, जो कि डेराइव हुए हैं फ्रॉम जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम से, एंड क्लोन हुए हैं रेंडमली इनटू सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, एक सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्लोन हुए हैं। जैसे सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर की अपन बात करें तो कौन कौन से, जैसे प्लाज्मिड्स एंड फेजेस। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिड्स एंड फेजेस, ये जो है ये सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं। इसके बाद द टर्म जीनोमिक डीएनए क्लोन, ये जो टर्म है जीनोमिक डीएनए क्लोन या क्रोमोसोमल डीएनए क्लोन, ये और क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, तो ये देन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल सेल्स कैरिंग ए क्लोनिंग वेक्टर, एक इंडिविजुअल सेल्स को रेफर करती है जो कि कैरी करती है एक क्लोनिंग वेक्टर को। ठीक है, विद वन ऑफ द सेलुलर डीएनए फ्रेगमेंट, एक सेलुलर डीएनए फ्रेगमेंट के साथ, जो कि एक सेलुलर डीएनए फ्रेगमेंट के साथ क्लोनिंग वेक्टर को कैरी करने वाली इंडिविजुअल सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। या फिर और क्या हो सकता है, तो फेज आइसोलेटेड विद दिस स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट, फेज जो आइसोलेट हुआ है विद स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट, स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट के साथ। तो इस तरह से ये दो चीजों को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देती है। जीन क्लोनिंग की अगर हम प्रोसेस देखें तो देखो ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर लिया हमने। ठीक है, एक क्लोनिंग वेक्टर लिया, क्लोनिंग वेक्टर को सेलुलर डीएनए एक डीएनए यहां पे लिया हुआ है अपना, ये डीएनए है। ठीक है, डीएनए है जिसकी हमें क्या करवानी है, क्लोनिंग करवानी है। इसके एक जीन को क्लोन करवाना है हमें। ठीक है, इस जीन को हमें क्लोन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीन को अलग करना पड़ेगा। इस जीन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट करवा देंगे। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट विद
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट करवा दिया, एंड डाइजेस्ट करवाने के बाद ये जो फ्रेगमेंट हमें मिले हैं, इन फ्रेगमेंट्स को, ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स को जो जिसको हमें क्लोन करवाना है उसके लिए होमोलॉजी यहाँ पे डाली हुई है अपन ने, यहाँ पे जिसके लिए होमोलॉजी होगी उसका एक्सचेंज यहाँ पर हो जाएगा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। तो ये क्लोनिंग वेक्टर जो है, ये क्लोनिंग वेक्टर जब इसके साथ मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पर ये देखो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुका, ठीक है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की अब हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे इस वेक्टर को। इस जैसे कोई प्लाज्मिड है किसी बैक्टीरिया का, तो उसको अपन बैक्टीरिया के अंदर कल्चर करवाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जब कल्चर करवाते हैं तो इसके बहुत सारी कॉपी हमें मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइप की क्लोनिंग जिसके अंदर हम वेक्टर को काम में लेकर के, क्लोनिंग वेक्टर को काम में लेकर के यहाँ पर जीन की जो है बहुत सारी कॉपी तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कब कहेंगे, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहेंगे जब हम एक एग को काम में लेते हुए एक एम्ब्रियो को, या मतलब जो सोमेटिक सेल है, पहले से एक एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसकी सोमेटिक सेल लेकर के उस सेल में से न्यूक्लियस को निकाल करके और फिर एग के अंदर ट्रांसप्लांट करवा करके, या फिर उस सेल को ही एग के साथ फ्यूज करवा करके यहाँ पर एक जाइगोट तैयार करते हैं, एंड जाइगोट को हम आगे डेवलप करवा करके, आगे उसका डेवलपमेंट करवा करके, कल्चर करवा करके उससे एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं जो कि सेम टू सेम कॉपी होता है उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म की जिसमें से हमने सोमेटिक सेल को कलेक्ट किया था। इस टाइप की क्लोनिंग को, जिसके अंदर हम एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल अपन ने देख ही लिया, शिप, डोली शिप। फर्स्ट क्लोन्ड कौन सी हुई, डोली शिप। डोली जो है इसने डिफाइन किया था कि जो साइंटिफिक कन्वेंशंस होते हैं उनको डिफाइन किया, विद हर बर्थ ऑन 5 जुलाई 1996। 1996 में इसका जो है बर्थ हुआ था डोली शिप का, ठीक है। इसके बाद ये जो डोली भेड़ है, डोली शिप जो है, ये सबसे पहला मैमल क्लोन था जो कि एक मतलब मैमल की सोमेटिक सेल से कलेक्ट किया गया एंड उसके बाद उसको बनाया गया। ऐसा पहला मैमल क्लोन कौन था, डोली शिप। उसके बाद बर्थ ऑफ डोली अनाउंस्ड। इसको बर्थ को जो है, इसके बर्थ को जो है यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया था। इसका अनाउंस न करने के पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण था कि कहीं पर अगर इस डोली शिप में कोई बीमारी हुई और बीमारी के कारण इसकी कोई डेथ हो जाती है अगर, तो यहाँ पर जो है इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने के खतरा बहुत ज़्यादा था। तो अगर ये फेल हो जाता तो पहले वाले ही बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो फेल हो चुके थे, इसलिए जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने लगभग यहाँ पर 6 to 7 मंथ तक का इंतज़ार किया जुलाई के बाद, और इतना इंतज़ार करने के बाद लगभग 7 मंथ के लगभग यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद इन्होंने क्या किया, 8th मंथ में लगभग 22 फरवरी को 1997 में इन्होंने पब्लिश कर दिया, इन्होंने पब्लिकली सबको अनाउंस कर दिया कि ये जो है यहाँ पर इसका बर्थ, डोली का जो बर्थ है वो कहाँ हुआ, रोजलिन इंस्टीट्यूट आउटसाइड एडिनबर्ग। एडिनबर्ग एक सिटी का नाम है। एडिनबर्ग क्या है, एक सिटी का नाम है जिसके आउटसाइड, जिसके बाहर की तरफ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोजलिन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस रोजलिन इंस्टीट्यूट में, रोजलिन इंस्टीट्यूट जो है ये एक साइंटिस्ट थे रोजलिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रेक्शन करवा करके उसके थ्रू डीएनए का जो ये 2D डायग्राम हम देखते हैं, हेलिकल जो शेप हम देखते हैं, इसको उन्होंने दिखाया था, इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने ही दी थी। तो उनके
सम्मान में उनके लिए जो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया, रोजलिन इंस्टीट्यूट, और इस रोजलिन इंस्टीट्यूट में ही डोली शिप का जन्म हुआ है, डोली शिप का भेड़ का जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू जनरेट अ डोली, एक डोली को जनरेट करने के क्या तरीके हैं, कितने स्टेप्स में इसको डेवलप किया जा सकता है। तो इसको डेवलप करने के लिए स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, अडर यानी कि जो इसकी मेमोरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, वहां से कुछ सेल्स को कलेक्ट करेंगे। सेल्स वर टेकन फ्रॉम डोनरशिप, फ्रॉम ए डोनरशिप, एक डोनरशिप से जो है सेल्स को हमने ले लिया अडर से, एंड सेल्स वर देन कल्चर्ड टू स्विच ऑफ देयर जीन्स एंड बिकम डोरमेंट। डोरमेंट फेज में हमें लाना है इस सेल को, जो सेल हमने अडर से ली है, अब इनको क्या करवाना है, हमें डोरमेंट फेज में लाना है। तो डोरमेंट फेज में लाने के लिए इनके जीन्स को स्विच करवाना जरूरी है, स्विच ऑफ करवाना जरूरी है। स्विच ऑफ अगर हमें करवाना है इनके जीन्स को, तो क्या करवाना पड़ेगा, इनको ऐसे एक कल्चर मीडिया में देना पड़ेगा जहां पर इनके जीन्स की स्विच ऑफ जो है उसको हम यहाँ पे करवा सकें, स्विच ऑफ करवा सकें उनके जीन्स को। तो इनको हम ऐसे कल्चर मीडिया में जाके कल्चर करवाते हैं जहां पर इनके जीन्स को स्विच ऑफ करवाने में हमें हेल्प मिलती है, और जिससे कि ये सेल किस में चली जाए, डोरमेंट फेज में चली जाए। ठीक है, जैसे ये डोरमेंट फेज में जाएगी, इसको जो ये सेल है इसका एक अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे हम। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे। ठीक है, उसको अनदर शिप से लिया है हमने, इस वाली शिप से नहीं लिया है, दूसरी शिप से ले रहे हैं। ठीक है, उसमें से लेंगे एंड न्यूक्लियस को उसके को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। एग सेल को एम्प्टी छोड़ दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। एग सेल को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से खाली। ठीक है, उसके बाद एग सेल जो न्यूक्लियस के बिना यहाँ पे रखी हुई है, ए न्यूक्लिएटेड एग सेल जो है हमारे पास, उसको ये जो अपनी डोरमेंट डोनर सेल है, डोरमेंट सोमेटिक सेल है, उसके साथ में रख देंगे एंड रख करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंपल्स को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक इंपल्स जैसे ही अप्लाई करते हैं, इन दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन जो है आपस में फ्यूज हो जाती है। इन दोनों की मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज हो जाती है तो दोनों की दोनों एक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक सेल में जैसे ही कन्वर्ट होगी, ये सेल जो है एक सेल में जैसे कन्वर्ट होगी, अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जैसे जाइगोट बना, अब इसको एक सेकंड पल्स देंगे, सेकंड इंपल्स देंगे, हम बिजली का झटका देंगे, जिससे क्या होगा कि स्टार्टेड ये जो है सेल डिवीजन इसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं, क्लीवेज। ठीक है, तो ये क्लीवेज जो है यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप 4, आफ्टर 6 days द रिजल्टिंग एम्ब्रियो वॉज इम्प्लांटेड इनटू अनदर शिप। ये जो एम्ब्रियो हमने कल्चर करवाया है इलेक्ट्रिक इंपल्स दे करके, एंड फिर सेकंड उसको इंपल्स दे करके जो हमने क्लीवेज स्टार्ट करवाए थे, जिसके थ्रू हमें जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो मिलेगा, उसको आफ्टर 6 days, 6 days के बाद, 6 days के बाद हम इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवा देंगे एक अनदर शिप में, जिसको हमने एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है, सरोगेट मदर, क्योंकि ये इसकी रियल मदर नहीं है, इसकी रियल मदर कोई और है, जिससे कि हमने एग लिया था, वो इसकी रियल मदर है। बट यहां पर हम किसमें इसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, इन दोनों के अलावा, जिसमें से हमने सोमेटिक सेल ली और जिसमें से हमने एग सेल ली, उन दोनों शिप के अलावा किसी दूसरी शिप में यहाँ पे हम इसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सरोगेट मदर, या इसको एक नाम और बोल देते हैं, फोस्टर मदर। फोस्टर मदर यानी वो मदर जो कि ओनली बस इसका जो एक तरह से जन्म देने का काम करेगी। ठीक है, उसका और कोई रिलेशन नहीं है, ये इसको बस 9 महीने मतलब सॉरी जितने मंथ तक इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा तब तक इसको कैरी करेगी, एंड उसके बाद इसको जो है मतलब बर्थ करवाने के बाद ये जो शिप है इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। चलो ठीक है, स्टेप 5, आफ्टर gestation the surrogate mother gave birth to a dolly which was
आइडेंटिकल टू दी अडर सेल डोनर। ठीक है, इसने एक शिप को जन्म दिया आफ्टर गेस्टेशन। आफ्टर गेस्टेशन इसने एक शिप को जन्म दिया जिसका नाम हमने रख दिया क्या, डोली। और ये जो डोली है ये बिल्कुल आइडेंटिकल थी किसके, जिस शिप से, जिस मदर शिप से हमने अडर से सेल्स ली थी उस शिप के एकदम आइडेंटिकल यहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और उसके बेनिफिट्स की। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स तो क्या है कि मेंटेन गुड डीएनए इन एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल्स के रिप्रोडक्शन में जो गुड डीएनए है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं जीन क्लोनिंग के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्लोनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो। उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे क्लोन करवा सकते हैं। उसके बाद जेनो ट्रांसप्लांटेशन, अवॉइड टिश्यू रिजेक्शन या इंसुलिन प्रोड्यूसर्स। जेनो ट्रांसप्लांटेशन हम करवा सकते हैं, टिश्यू रिजेक्शन को अवॉइड करवा सकते हैं एंड इंसुलिन प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर हम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिस्क, क्या क्या रिस्क है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के। एक तो हाईली इनएफिशिएंट होती है, इनएफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। इसके अलावा जो क्लोन हमने तैयार किए हैं जब ये मर गए थे तो उस टाइम पे जब इनको देखा गया कि इनकी जो डेथ है वो क्यों हुई, तो पता चला कि ये जब पहले जिस दिन मरे थे उस दिन ये बहुत ही हेल्दी दिख रहे थे, इनमें कोई भी डिजीज नहीं थी। बिना डिजीज के ही, बिना किसी कारण ही इनकी डेथ हो जाती है, तो ये मिस्टीरियसली यहाँ पर डाई हो जाते हैं, मिस्टीरियसली डाई हो जाते हैं। इसके अलावा हाई कॉस्ट रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, ये बहुत महंगी पड़ती है। इसके बाद मोरली रॉन्ग टू एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स। अगर मोरली हम देखना चाहें तो ये बहुत ही रॉन्ग मेथड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को एक्सपेरिमेंटली क्लोन करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा एंड उनसे जो है यहाँ पर जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका नंबर भी बढ़ सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगला क्या है, कुड लीड टू द क्लोनिंग ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की क्लोनिंग को बढ़ा सकते हैं जिससे कि ह्यूमन की क्लोन अगर बढ़ गए तो जो रियल क्रिमिनल है उसको पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये क्रिमिनल जो वर्क हैं उनके अंदर भी काम में लिए जा सकते हैं। तो इसलिए इससे क्या है, इससे थोड़ा बचना ही सही होगा। ठीक है, उसके बाद थेरेपेटिक क्लोनिंग। थेरेपेटिक क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो विच क्रिएट्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ऐसी क्लोनिंग जिसमें हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को क्रिएट करते हैं। रिसर्चर्स होप टू यूज दीज सेल्स टू ग्रो हेल्दी टिश्यू टू रिप्लेस इंजर्ड और डिजीज्ड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इस टेक्निक को किस काम में लेते हैं, एक हेल्दी टिश्यू को जनरेट करने के लिए, जिससे क्या होगा, जिससे कि जो डिजीज्ड टिश्यू है या जिसके अंदर यहाँ पर इंजरी हो रखी है उस इंजरी वाले टिश्यू को यहाँ से रिप्लेस करवाया जा सके। ठीक है, तो थेरेपेटिक क्लोनिंग इसलिए काम में ली जाती है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम क्लोन्ड स्टेम सेल्स। एक क्लोन्ड स्टेम सेल से हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। हेल्दी सेल्स को ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ऑर्गन डोनर्स की नीड को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग के लिए काम में ले सकते हैं और अंडरस्टैंड डिजीजेज को अंडरस्टैंड करने के लिए या अंडरस्टूड करने के लिए यहाँ पे अपन इसको काम में ले सकते हैं थेरेपेटिक क्लोनिंग को। बट इसके साथ एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि इसमें हम जो है इस प्रोसेस में कई सारे एम्ब्रियोज को यहाँ पे किल कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, तो ये एक रिस्क है। इसके बाद ये देखो, जैसे यहाँ पे हमने ये जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग थी या थेरेपेटिक क्लोनिंग है, इसके अंदर जो प्रोसेस को काम में ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये सोमेटिक सेल है, इसका हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, एग सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, एग सेल को खाली कर लिया, इन दोनों को फ्यूज करवाया, फ्यूज करवाने के बाद ये पूरा क्लोन यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, इस क्लोन के दो भविष्य है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे सरोगेट मदर के अंदर डाल करके,
दूसरा थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, जिसके अंदर हम सेल्स को अलग करके टिश्यू कल्चर करवाएंगे एंड टिश्यू कल्चर करवा करके टिश्यूज को ट्रांसप्लांट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग जो है इसमें क्या होगा कि ये जो है ह्यूमन क्लोनिंग इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इस पूरे के पूरे जो दुनिया है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जितने भी डिजीज्ड पर्सन है, जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनको रिप्लेस किया जा सके उनके क्लोन के द्वारा। ठीक है, जो कि बिल्कुल हेल्दी है एकदम, उनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, तो जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड जो डिजीज है उन सबको रिमूव करवा करके यहाँ पे एक क्लोन तैयार करेंगे हम, और उन क्लोन्स के थ्रू इस वर्ल्ड को डिजीज फ्री यहाँ पे बनाने के जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर यहाँ पे बेस्ड है कौन, ह्यूमन क्लोनिंग। ठीक है, उसके बाद एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1997 में। एक बिलियनियर थे जिन्होंने अपने डॉग को क्लोन करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एनिमल क्लोनिंग को स्टार्ट करवाया था, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लव करते थे। तो जब ये डॉग मरने वाला था तो इसकी इन्होंने क्या सोचा कि इसकी एक क्लोनिंग हम करवा लेते हैं, इसका एक क्लोन हम तैयार करवा लेते हैं ताकि ये मरे ना, जिंदा रहेगा, आगे तक हमारे साथ रहेगा। ठीक है, ये नहीं तो इसके जैसा ही सही। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लोन वाज, जो फर्स्ट एनिमल क्लोन था वो कब क्रिएट किया गया, 2001 में, जो कि क्या थी, एक कैट थी। ठीक है, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बायोप्सी परफॉर्म की, पहले तो एक लिव सेल के ऊपर, लाइव सेल के ऊपर बायोप्सी परफॉर्म की और उससे एक क्लोन तैयार किया। देन अभी रिसेंटली इन्होंने एक नया काम किया है। क्या किया है कि एक डेड एनिमल जो है उसके ऊपर काम करके उसका डीएनए कलेक्ट करके उससे एक लिव ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये एक नया काम किया है। इसके बाद यहाँ पर एक नीड हमें होती है, अगर हमें कोई क्लोन तैयार करना है तो क्लोन तैयार करने के लिए हमें एक जरूरत है कि जैसे कोई सेल है वो अगर पर्टिकुलर फंक्शन में लग गई तो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की सेल्स जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक, अगर उनसे क्लोन हमने तैयार किया तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जिएगा नहीं। बट अगर हम ऐसी सेल्स से लेते हैं जो लगातार डिवाइड हो रही है और उन्होंने अपना रेस्ट्रिक्शन अभी नहीं किया है, तो उन सेल्स का जो है यहाँ पर क्लोन ज़्यादा लंबे टाइम तक जीता है। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसी सेल्स को हम लें या फिर सेल्स को हम प्रिवेंट करें कि वो एक कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने लग जाए, इससे हम उनको बचाएं। ठीक है, जिससे कि हमें अच्छे क्लोन यहाँ पे तैयार होंगे। उसके बाद वही सारा प्रोसेस, एग को उस सेल के साथ फ्यूज कराएंगे, क्लोन तैयार करवाएंगे, क्लोन तैयार करवाने के बाद हम जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को पूरा तैयार कर लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लोनिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये एक एंडलेस सप्लाई ऑफ एनिमल्स को हम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी फूड की डेफिशिएंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। जितने हमें चाहिए उतने ही हम एनिमल तैयार कर लेंगे और उनसे जो है यहाँ पर जैसे चिक जो है उससे एग भी ले सकते हैं एंड फ्लैश भी ले सकते हैं, दोनों को हम ले सकते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है जो कि मीट ईट करती है उसको हम यहाँ पे फूड की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी भी अपन सप्लाई जो सबसे बेटर होगा उसकी क्लोनिंग करवा करके प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी जो एनिमल्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, पर डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि क्लोनिंग एक तो इनह्यूमन है, इनह्यूमन मतलब अमानवीय प्रोसेस है। ऐसा मानना है कुछ धार्मिक गुरुओं का कि जो एक ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है वो क्या होता है, एक गॉड द्वारा डिसाइड की गई एक प्रोसेस है, और अगर ह्यूमन इसके क्लोन तैयार करवाता है किसी ऑर्गेनिज्म के, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा जो नेचर है उसके साथ खिलवाड़ हो गया। ऑर्गेनिज्म को बिना नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही तैयार करवाना, ये तो मतलब नेचर के साथ में तो खिलवाड़ ही हो गया।
तो इस तरह की प्रोसेस जो है ये नहीं होनी चाहिए और ये एक तरह से अमानवीय एक प्रोसेस है। ये हो गई अपनी क्लोनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद गुड और बैड। तो गुड और बैड की अगर अपन बात करें तो पीपल कैन गेट एन एनिमल दैट लुक द सेम एज द पेट दे हैड। एक पेट जो कि उसका पालतू जंतु है उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। साइंटिस्ट कैन क्लोन ऑर्गन्स एंड हेल्प पीपल लिव लॉन्गर। ऑर्गन्स को क्रिएट करके कई सारे जो पीपल्स हैं उनको लंबा जीने में यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। साइंटिस्ट कैन ऑल्सो क्लोन बॉडी पार्ट्स सच एज ईयर, ठीक है, टू सर्जिकल अटैच टू द पर्सन। क्लोन एनिमल आर सेफ टू ईट। उसके बाद कई सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो क्लोन करवाने के बाद मतलब सेफ होते हैं ईट करने के लिए। उसके बाद ऑफस्प्रिंग ऑफ क्लोन्ड एनिमल आर ऑफन बोर्न डिफॉर्म्ड। जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्लोन एनिमल से बनेंगे वो सारे कैसे होंगे? डिफॉर्म्ड होंगे। इसके बाद इट इज अगेंस्ट रिलीजियस बिलीव्स। ये रिलीजियस बिलीव्स से डिफर है, ये इसका बैड पर जो फेस है वो है। उसके बाद पेट दैट क्लोन्ड ऑफन डू नॉट कम आउट हैविंग द सेम पर्सनैलिटी एंड कैन लुक डिफरेंट। ये जो क्लोन हमने पेट के तैयार किए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पेट के जैसा ही दिखे, उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है और पर्सनैलिटी जो है इसकी वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो ये इसके दो यहाँ पर बेड फेस जो यहाँ पे देखे वो तो दो हो गए ये वाले, एंड गुड फेस हो गए ऊपर वाले। उसके बाद अपन बात करें रिस्क। क्लोनिंग के रिस्क क्या है? इसमें क्लोनिंग के रिस्क ये है कि एक्सपेंसिव होती है सबसे पहले तो। दूसरा, इसके 90% जो हमने क्लोन तैयार किए हैं वो फेल हो गए प्रोड्यूस करने में एक ऑफस्प्रिंग को। लो सक्सेस रेट होती है। क्लोन्ड एनिमल टेंड टू हैव मोर कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून फंक्शन। इनका इम्यून फंक्शन भी कैसा होता है? लो क्वालिटी का होता है। तो अगर इम्यून सिस्टम ही लो क्वालिटी का है तो उनके अंदर इन्फेक्शन, ट्यूमर ग्रोथ एंड अदर डिसऑर्डर्स का पॉसिबल यहाँ पे ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। क्लोन एनिमल जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं जीते। ये जो एक चीज़ और देखिए कि जैसे जो शुरुआत में यंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो हेल्दी है तो ये इंडिकेट करता है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो हेल्दी नहीं है तो उनके अंदर जो है बाहर से जो डिसऑर्डर्स आएंगे, डिजीज आएंगी, उनके कारण इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वेल डेवलप होगा और वो लंबे टाइम तक जी पाएंगे। एक चीज़ और देखिए कि जैसे जो क्लोन थे वो मिस्टीरियसली मर रहे थे, उनकी डिसीज का कोई भी कारण नहीं था। जिस दिन वो मरे उस दिन वो बहुत हेल्दी थे बट फिर भी वो मारे गए। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च में काम में ले सकते हैं, ड्रग प्रोड्यूसर के रूप में काम में ले सकते हैं, एनिमल मॉडल्स के रूप में काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रोजेनिक बॉडी टिश्यूज की ब्रीडिंग में भी काम में ले सकते हैं, जीनो ट्रांसप्लांटेशन में काम में ले सकते हैं, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग यानी कि जो हमारे पालतू जंतु है जिनसे हम दूध, एग, मीट वगैरह ले रहे हैं उन सब के एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग में काम में ले सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्लोन करवाने में काम में ले सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपन काम बदलने में भी काम में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू FDA, मीट एंड मिल्क फ्रॉम काउ, पिग एंड गोट clones and offspring of any clone are as safe as food we eat every day। जो क्लोन यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं उन क्लोन से जो मीट, मिल्क एंड एग मिल रहा है वो भी सेफ होता है, तो इसको भी अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद मेन यूज ऑफ क्लोन इज टू प्रोड्यूस ब्रीडिंग स्टॉक नॉट फूड। ब्रीडिंग स्टॉक को प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं, ना कि यहाँ पर फूड तैयार करने के लिए काम में लेते हैं। ये सारे के सारे हो गए इसके एप्लीकेशंस। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।